नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशियो एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियोज हम इसमें पढ़ेंगे। अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं? इट इज़ द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे मान लीजिए करंट रेशियो है, दोनों ही आइटम्स करंट रेशियो और करंट लाइबिलिटीज़ हम बैलेंस शीट से पिक करते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, ये अकाउंटिंग रेशियो बताता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करंट रेशो आता है 3:1, तो इसका मतलब है करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ की 3 गुना है, यानी आपके पास सफिशिएंट पैसा है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि रेशोज़ को कितने रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो रेशोज़ को हम 4 रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है प्योर रेशो फॉर्म, जैसे 2:1, 3:1। दूसरा है परसेंटेज, 20%, 40%। तीसरा है टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। और चौथा है फ्रैक्शन, 3/4, 1/4। तो फ्रैक्शन में तो हमारे सिलेबस में कोई रेशो नहीं है, लेकिन प्योर रेशो की फॉर्म में है आपके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। परसेंटेज के फॉर्म में सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं, और टाइम्स के फॉर्म में जो है टर्नओवर रेशोज़ हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशोज़ कितने प्रकार के होते हैं? रेशोज़ 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, फिर है टर्नओवर रेशो, और फिर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। पहले करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशोज़। ये हमें बताते हैं शॉर्ट समय में, यानी विदिन 1 ईयर हम अपने शॉर्ट टर्म असेट्स में से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का भुगतान कर सकते हैं या नहीं। इसमें 2 ही हैं, करंट रेशो और दूसरा क्विक रेशो कह लो, या लिक्विड रेशो कह लो, या एसिड टेस्ट रेशो कह लो। ये सारे नाम मैंने आपको क्लास में लिखवाए हुए हैं। चार्ट में भी जो रेशो एनालिसिस का प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी लिखे हैं। तो लिक्विडिटी रेशोज़ में पहला करंट रेशो है, फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। हमें मुख्य बातें क्या याद रखनी है, मैं उन्हीं को कवर कर रही हूँ बस। डिटेल में हम ये चैप्टर कर चुके हैं। जिन चीज़ों में डाउट होता है, गलती होने की संभावना है, मैं वो बता रही हूँ। पहली बात, करंट एसेट्स में हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को शामिल करते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्हीं का दूसरा नाम होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इनको हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं। दूसरा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर्स पे से माइनस करते हैं। तीसरा, अदर करंट एसेट्स में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, आपके सिलेबस में ये 3 ही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, इन तीनों को शामिल करते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में जो हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न लेते हैं उसमें 2 चीज़ें आप भूल सकते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स भी आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, और प्रपोज्ड डिविडेंड भी आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटी है, मतलब ये 2-3 आइटम ऐसे हैं जो आपको लग सकता है आएंगे या नहीं आएंगे। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड भी करंट लाइबिलिटी है, प्रीपे प्रपोज डिविडेंड भी और प्रोविज़न फॉर टैक्स भी ये करंट लाइबिलिटी में आते हैं। तो हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। जो अभी आंसर आया उसको आइडियल से कंपेयर करेंगे। आइडियल होता है हमारा 2:1, यानी करंट एसेट्स शुड बी डबल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। वी शुड हैव सफिशिएंट करंट एसेट्स टू मेक पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। दूसरा हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो होता है लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, या इसका लिक्विड रेशो कह लो, एसिड टेस्ट रेशो कह लो, या क्विक रेशो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी तो वही है। लिक्विड एसेट्स में क्या करना है, करंट एसेट्स में से हमें 3 चीज़ें माइनस करनी हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, और एक एडवांस टैक्स। 4 चीज़ें हो गई, 3 नहीं है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा है एक्रूड इनकम, और चौथा है एडवांस टैक्स। ये सारी चीज़ें हम अगर करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा लिक्विड असेट्स। ये आइडियल होता है 1:1, लिक्विड असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ बराबर होनी चाहिए।
इन दोनों रेशो के साथ कई प्रकार के प्रश्न हैं। किसी में वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। किसी प्रश्न में करंट एसेट्स नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको 2-3 लाइन की छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है। उसकी हेल्प से आपको कोई ना कोई आइटम ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे करंट एसेट्स निकल जाए। दूसरे हैं आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इसमें 4 आते हैं: डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो देखो, दो तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूले बनेंगे नाम से ही। डेब्ट इक्विटी का मतलब डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट हो गया टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। प्रोप्राइटरी रेशो में देख लीजिए क्या बचता है। एक तो इक्विटी बचेगी न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए टोटल एसेट्स। मैंने आपको बताया है इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में बचता है टोटल एसेट्स और न्यूमरेटर में बचता है शेयर होल्डर फंड। और लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। बारी बारी करते हैं। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी में हमारी जो एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल भी हो लॉन्ग टर्म भी हो, मुख्यतः आता है डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, एनी लोन फ्रॉम बैंक, वो सारे हमारा डेब्ट में आता है। इक्विटी में आता है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 2 ही चीज़ें होती हैं। तो ये भी आइडियल हमारा होता है 2:1, यानी डेब्ट शुड बी डबल ऑफ इक्विटी। कई बार हम सोचते हैं डेब्ट क्यों डबल है। इसका फ़ायदा होता है अगर हम ज़्यादा लोन लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर अधिकतम होती है। ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टडीज़ में सिद्ध करेंगे, प्रूव करके हम तब बताएंगे कि न्यूमेरिकली हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे पता चला कि डेब्ट जो है इक्विटी से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोप्राइटरी रेशो से पता चलता है टोटल एसेट्स में से कितनी शेयर होल्डर फंड्स में से खरीदी गई हैं, और टोटल एसेट्स टू डेट्स से पता चलता है कि टोटल एसेट्स में से कितनी चीज़ें जो हैं वो डेब्ट से खरीदी गई हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से पता चलता है हम अपने प्रॉफिट में से कितनी बार इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ये रेशो होता है उतना अच्छा। ऐसे प्रश्न में दिक्कत ये आती है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होता है, जिसमें से इंटरेस्ट भी घटा हुआ और टैक्स भी। तो पहले हम उसको बिफोर बनाएंगे, वापस चलते हुए पहले टैक्स ऐड करेंगे फिर इंटरेस्ट। जैसे टैक्स 60% था, 40% प्रॉफिट बचा हुआ है, तो 40% प्रॉफिट इतना है तो 60% कितना होगा, ऐसे निकाल के पहले टैक्स ऐड होगा, फिर उसके ऊपर हम जाते हैं तो फिर वहाँ इंटरेस्ट और डिवेंचर ऐड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन से, तो अगर 5 टाइम्स आ गया इसका मतलब प्रॉफिट में से 5 बार हम पे कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को। जो बैंक्स होते हैं इसी इंटरेस्ट को इसी फार्मूले को या रेशो को देख करके लोन देते हैं। जितना ज़्यादा ये होता है उतना लोन मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो टर्नओवर में हर जगह हम या तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सबसे पहले है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वैसे तो दूसरा फार्मूला भी चलता है इसका, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, लेकिन ज़्यादातर जो है यही मिलेगा आपको बुक्स में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कई बार कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगी, उस पर ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देंगे। देखो, सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ में छोटी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और जो आपके ये टर्नओवर रेशोज़ होते हैं ना, इन सभी के अंदर हमें बनाना पड़ता है छोटा सा ट्रेडिंग एंड P&L। तो अगर एक आधा आइटम मिस होता है, सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह से मिल जाता है। दूसरा होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर दोनों में से एक स्टॉक दे रखा हो तो उसी से काम चला लेते हैं, उसका एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है रिसेबल टर्नओवर रेशो। इसमें नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं, सिर्फ उधार बिक्री, नगद नहीं। इसको डिवाइड करते हैं एवरेज अकाउंट रिसेबल से, तो इसमें एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज BR दोनों को लेते हैं। या आप ऐसे कर सकते हो, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसेबल डिवाइडेड बाय 2।
दोनों में से कोई एक, यानी या ओपनिंग या क्लोजिंग दे रखा है तो एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डेटर्स एक ओपनिंग दे रखे हैं, बीआर एक क्लोजिंग दे रखे हैं तो एक ही है। हम ट्रेड रिसेबल को एक या दो काउंट करते हैं, डेटर्स और रिसेबल को एक दो काउंट नहीं करते हैं। एक और दो का मतलब होता है, एक मतलब ओपनिंग, दो मतलब क्लोजिंग। अगर दोनों चीज़ दे रखी हैं तो 2 से डिवाइड होगा, और अगर एक ही दे रखा है तो उस एक से ही काम चला लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है पेबल टर्नओवर रेशो। पेबल टर्नओवर रेशो क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। तो जो भी आपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल देने हैं, दोनों को ओपनिंग और क्लोजिंग ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। और इन्हीं रेशोज़ में रिसेबल टर्नओवर रेशो और पेबल टर्नओवर रेशोज़ में अगर ये देखना हो कितने दिन में डेटर्स को से पेमेंट मिलती है या क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं, तो रिसेबल टर्नओवर रेशो आप निकाल चुके हो, तो इसका निकलता है डेप्ट कलेक्शन पीरियड। डेप्ट कलेक्शन पीरियड इज़ इक्वल टू 365 अपॉन रिसेबल टर्नओवर रेशो। दिन में है तो 365, महीनों में है तो 12। ऐसे ही पेबल टर्नओवर रेशो आपने निकाल लिया, तो नेट पेमेंट पीरियड ही कितने समय बाद आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो, तो 365 बटे आप क्रेडिटर टर्नओवर या पेबल टर्नओवर रेशो से डिवाइड करेंगे। इनसे ये पता चलता है कि कितने महीने का उधार हमें मिला है या हमने अपने ग्राहकों को दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स। नेट मतलब उसमें से सेल्स रिटर्न घटे हुए हैं, हमेशा याद रखिएगा। खाली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो नेट सेल्स, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसका मतलब सेल्स में से अभी हमने रिटर्न नहीं घटाए। तो खाली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब उसमें से सेल्स रिटर्न पहले से ही माइनस हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? अगर हम सेल्स में से, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दे तो, या ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना बताया है, डेबिट में आइटम लिख लो, क्रेडिट में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो बचेगा वो आपका आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट आपके रेशोज आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आपके 5 हैं। पहला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वर्ड होना चाहिए प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेक्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुने, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो को ही ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो कहते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिविडेंड। डिविडेंड ना भी लिखा हो, अगर टैक्स और इंटरेस्ट से पहले है तो डिविडेंड से तो पहले होगा ही होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इनमें जो चीज़ें टर्म है ना, उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? तो आपको पहले ट्रेडिंग बनवाया, फिर P&L के हमने 2-3 टुकड़े किए। पहले टुकड़े में ना तो हमने इंटरेस्ट घटाया और ना ही हमने टैक्स। जो प्रॉफिट बिना इनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाए बिना या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़े बिना निकलता है, वो नेट प्रॉफिट जो होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे? इंटरेस्ट भी नॉन ऑपरेटिंग है, डिविडेंड भी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स भी। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? आपको कहीं से क्लेम मिला है, कोई भी ऐसी इनकम है जो बिजनेस से सीधा संबंध नहीं रखती, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिखे बिना जो लाभ है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें, तो वो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। फिर उसमें से इंटरेस्ट भी घटा दें तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स भी घटा दें तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर डिविडेंड, ये सीक्वेंस है, फिर डिविडेंड घटा दें तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो सीक्वेंस है, पहले बिना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम के जो निकलेगा वो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलेगा। फिर इंटरेस्ट एंड टैक्स घटा दो तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलेगा, इसी को नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। और उसमें से फिर डिविडेंड भी घटा दो तो जो बचता है वो सरप्लस बचता है हमारा। सरप्लस आपके इस चैप्टर में यूज़ नहीं हो रहा,
सिर्फ नेट प्रॉफिट तक ही आप यूज़ कर रहे हो, डिविडेंड तक नहीं पहुंचते हो इसके अंदर। तो इसको तो हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। डिवाइड करते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में डेप्ट प्लस इक्विटी को अगर ऐड कर लें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। अगर हम असेट्स वाली साइड से देखें तो आपकी फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स करके जो आता है वो भी हमारी क्या होती हैं, और फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर ले तो वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ घटनी चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और वो असेट्स में शामिल है तो उसको माइनस करना है। इसी प्रकार अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे कोई आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है और वो प्रॉफिट में शामिल है तो वो भी घटेगा। कौन से क्वेश्चन में? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। ऊपर प्रॉफिट लिख रहे हो न्यूमरेटर में, नीचे आप कैपिटल एम्प्लॉयड लिख रहे हो। अगर प्रश्न में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उन पे मिलने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो न्यूमरेटर वाले प्रॉफिट में से घटेगा। और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नीचे जो आपने फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी की उस असेट्स में शामिल है, या डेप्ट प्लस इक्विटी की उसमें शामिल है, तो उसको भी आप क्या करोगे? माइनस। यानी अगर ऊपर उसकी इनकम माइनस करा तो नीचे वो भी माइनस होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कुछ कई बुक्स में नहीं भी मिलेगा आपको। तो मेन यही है कि आपको यूँ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ शामिल होगी। अच्छा, कई बार प्रॉफिट में परसेंटेज दिया होता है, लिखा होता है ग्रोस प्रॉफिट इज़ 20% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट ही नहीं दे रखी। जिसके ऊपर परसेंटेज दी है उसको हमेशा 100 मानना है। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, जीपी इज इक्वल टू 20, सेल्स हो जाएंगी 120। यदि सेल्स 120 है तो कॉस्ट 100, और यदि सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतनी है तो आप कॉस्ट निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, कहीं से शुरुआत होगी क्वेश्चन की। इसी चैप्टर में मैं आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? जो आपने बैलेंस शीट पढ़ी कंपनी की या इनकम स्टेटमेंट पढ़ा, उसके उन दोनों में से जो हम आइटम लेते हैं फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसमें से रिज़ल्ट बताते हैं। जैसे आपने अभी करंट रेशो लिया और फिर करंट रेशो में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ लेके आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि फ़र्म में जो करंट रेशो है 4:1 है। इसका मतलब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ की 4 गुना है। तो ये जो फर्म के लिए आर्थिक व्यू पॉइंट से तो अच्छा है, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही करंट एसेट्स जो है ब्लॉक कर रखी हैं, हमें इसको कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब आप एनालाइज कर रहे हो कि 4:1 है तो क्या स्थिति है। 2:1 है तो आप कहोगे सही है कि 2 डबल हैं करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें 2 होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल होता है एक ही फर्म को कर रहे हो एनालाइज, वर्ष अलग अलग हैं। जैसे करंट रेशो आपने 91 का रखा, फिर 92, 93, 91 में 2:1 था, 92 में 1.5:1 है, 93 में आपका 3:1 है। तो आप कंपेयर कर रहे हो, फर्म एक है, टाइम अलग अलग है। इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस होता है टाइम एक है, वही 2022 हम यूज़ कर रहे हैं, फर्म अलग अलग है। फर्म ए का करंट रेशो 2:1 है, बी का 4:1 एंड सो ऑन। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एनालिसिस में से। तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एनालाइज करके डिसीज़न मेकिंग कर सकते हो। बहुत सारी पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, मैनेजमेंट को डिसीज़न मेकिंग में हेल्प मिलती है। क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो देख करके, पेबल टर्नओवर रेशो देख के अंदाज़ा लगाते हैं कितने दिन में पेमेंट मिलेगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, उसको देख के बैंक्स अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें अपना इंटरेस्ट समय पे मिलेगा या नहीं, इनके पास प्रॉफिट जो है इतने हैं भी या नहीं है। तो सभी पार्टीज़ को फ़ायदा है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये होता है कि एक तो ये क्वालिटी को इग्नोर करता है। पूरे चैप्टर में हमने कहीं नहीं पढ़ा क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया। एक टाइम नहीं देखता, वी कैनॉट कंपेयर रेशोज ऑफ 2001 to 2021। प्राइस लेवल को तो इग्नोर करता ही करता है। जो प्राइजेस 2020 में 1 में है वो 1991 में नहीं होंगे, तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। तो प्राइस लेवल चेंजेस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और को ये इग्नोर करता है। इट इज़ टोटली हिस्टोरिकल
पास्ट को एनालाइज करता है, पास्ट को ज़्यादा एनालाइज करने का फ़ायदा नहीं होता। तो इतना ही है इस चैप्टर में।